साथियों नमस्कार। दोस्तों यूपी टीजीटी पीजीटी के कुल चुने हुए 125 प्रश्नों के साथ आज के इस चौथे मॉडल पेपर में मैं आप सभी हिंदी प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज के इस मॉडल पेपर का पहला प्रश्न आप लोगों के समक्ष है कि मिस्र बंधु विनोद के चतुर्थ भाग का प्रकाशन वर्ष क्या है। दोस्तों चार विकल्प दिए गए हैं। 1934 ईस्वी, 1913 ईस्वी, 1944 ईस्वी और 1935 ईस्वी। तो दोस्तों इन चार विकल्पों में देखा जाए तो 1913 ईस्वी में तो इसके प्रथम भाग का प्रकाशन होता है, 1913 ईस्वी में। लेकिन इसके चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में होता है। प्रथम भाग का ही नहीं बल्कि पहले से तीसरे भाग तक का प्रकाशन जो है वो 1913 ईस्वी में ही हो जाता है। लेकिन 1934 ईस्वी में इसके चौथे भाग का प्रकाशन होता है। दूसरा प्रश्न आप लोगों के सामने है कि रीतिकाल नाम किसका दिया हुआ है। बहुत ही सरल, बहुत ही आसान प्रश्न है। रीतिकाल नाम किसका दिया हुआ है? जॉर्ज ग्रियर्सन, आचार्य शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, शिव सिंह सेंगर। दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि रीतिकाल नाम जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का दिया हुआ है। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी कृत हिंदी साहित्य व संवेदना का विकास का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1952 ईस्वी, 1940 ईस्वी, 1986 ईस्वी, 1976 ईस्वी। दोस्तों बहुत ही चर्चित रचना है हिंदी साहित्य व संवेदना का विकास, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी का बहुत ही चर्चित ग्रंथ है ये, जो कि 1986 ईस्वी में प्रकाशित होता है। अगला प्रश्न है कि हिंदी में 12 मासा का सर्वप्रथम वर्णन देखने को मिलता है। महत्वपूर्ण प्रश्न। 12 मासा का सबसे पहले वर्णन देखने को मिलता है राउल वेल में, पद्मावत में, बीसल देवरासों में, मधुमालती में। दोस्तों 12 मासा यानी साल के जो 12 महीने होते हैं उसमें ऋतु परिवर्तन के साथ विरहणी की विरह दशा किस तरह से परिवर्तित होती है, इस चीज का वर्णन सबसे पहले बीसल देवरासों में देखने को मिलता है। पांचवा प्रश्न है कि जगनीकृत परमाल रासों का प्रकाशन वर्ष है। परमाल रासो जिसको आलखंड नाम से भी जानते हैं, इसका प्रकाशन वर्ष पूछ रहा है। संबत 1220, संबत 1235, संबत 1230, संबत 1240। दोस्तों परमाल रासो जो कि जगनिक की रचना है, संबत 1230 ईस्वी में इसका प्रकाशन होता है। छठा प्रश्न है कि आदिकाल व भक्तिकाल के बीच एक स्वर्णिम कड़ी किसे कहा जाता है? मलिक मोहम्मद जयसी को, जयदेव को, केशवदास को, विद्यापति को। चार विकल्प दिए गए हैं। आदिकाल व भक्तिकाल के बीच एक स्वर्णिम कड़ी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों आदिकाल व भक्तिकाल के बीच एक स्वर्णिम कड़ी के रूप में हम विद्यापति को पाते हैं। विद्यापति मैथिल कोकिल कहे जाते हैं। सातवां प्रश्न है कि प्राकृत पैंगलम के रचयिता हैं श्रीधर, वंशीधर, बब्बर, जज्जल। दोस्तों प्राकृत पैंगलम 14वीं शताब्दी की बड़ी चर्चित रचना है प्राकृत पैंगलम। इसके रचनाकार हैं श्रीधर, माफ कीजिएगा वंशीधर। वंशीधर की रचना है प्राकृत पैंगलम, 14वीं शताब्दी की रचना है। स्वयंभू के पौमचर्यों में कुल कितने कांड हैं? स्वयंभू हिंदी के पहले कवि माने गए हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार। इनकी रचना है पौमचर्यु। इसमें कुल कितने कांड हैं? 5 कांड, 7 कांड, 8 या 6 कांड? दोस्तों पौमचर्यु जिसके आधार पर इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है, स्वयंभू को, बहुत ही चर्चित रचना है, राम कथा पर आधारित है पौमचर्यु। दोस्तों पौमचर्यु में कुल 5 कांड हैं। 5 कांड, पहला विकल्प जो कि दिया गया है 5 कांड, ये सही है। अगला प्रश्न है कि मत्स्येंद्रनाथ कृत कौल ज्ञान निर्णय का संपादन किसने किया? महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी बनता है। कौल ज्ञान निर्णय, कौल परंपरा इन्होंने ही चलाई थी, कौल संप्रदाय, मत्स्येंद्रनाथ जो कि गोरखनाथ के गुरु थे। गोरखनाथ, प्रबोध चंद्र बागची,
राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर भागीरथ मिश्र। दोस्तों कौल ज्ञान निर्णय का संपादन जो है प्रबोध चंद्र बागची के द्वारा किया जाता है। 10वां प्रश्न है कि मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है कीर्तिलता, वर्ण रत्नाकर, कीर्ति पताका या चर्या पद। दोस्तों मैथिली भाषा जो कि बिहारी भाषा के अंतर्गत इसकी गणना होती है, इसमें उपलब्ध प्राचीनतम ग्रंथ की अगर बात की जाए तो वो ज्योतिरीश्वर ठाकुर की एक रचना है वर्ण रत्नाकर। ये मैथिली का सबसे पुराना उपलब्ध ग्रंथ माना जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रेम वाटिका के रचयिता हैं। बड़ा ही सरल और आसान प्रश्न है लेकिन महत्वपूर्ण है। प्रेम वाटिका भारतेंदु हरिश्चंद्र, रसखान, नंददास, श्रीधर पाठक। दोस्तों प्रेम वाटिका रसखान की रचना है और बहुत ही चर्चित रचना है रसखान की। अगला प्रश्न है कि जन्म क्रम के अनुसार निम्नलिखित भक्त कवियों का सही अनुक्रम है। सूर मीरा तुलसी दादू, सूर मीरा दादू तुलसी, दादू मीरा तुलसी सूर, सूर तुलसी दादू मीरा। दोस्तों इन चार विकल्पों में जो पहला विकल्प है सूर, फिर मीरा, फिर तुलसी, फिर दादू, ये जन्मक्रम के अनुसार यही इनका सही अनुक्रम है। सूरदास आप जानते हैं 1478 ईस्वी में पैदा हुए थे और 1516 में मीराबाई का जन्म बताया जाता है। तुलसी का 1532 में और दादू का जो है तुलसी के बाद ही शायद 1545 के आसपास, कंफर्म नहीं हो रहा है दादू का, मुझे इस समय विस्मित हो रहा है, लेकिन तुलसी के बाद ही लगभग 1540-45 शायद दादू का जन्म है, लेकिन तुलसी के बाद ही है। तो सूर मीरा तुलसी दादू ये चार विकल्प जो दिए गए हैं ये जन्मक्रम का सही अनुक्रम है इनका। अगला प्रश्न है कि तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। उक्त कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, भागीरथ मिश्र, आचार्य शुक्ल मिश्र बंधु। डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन है कि तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। बड़ा चर्चित कथन है इनका। अगला प्रश्न है कि अवधी भाषा में रचित हिंदी का प्रथम रीति निरूपक ग्रंथ कौन सा है? कविप्रिया, रतन प्रिया, बरवे नायिका भेद और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बरवे नायिका भेद अवधी भाषा में रचा गया हिंदी का पहला रीति निरूपक ग्रंथ माना जाता है। 15वां प्रश्न है कि सूरदास की किस रचना में उनके वंश वृक्ष का उल्लेख मिलता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। सूर पचीसी, सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली। दोस्तों साहित्य लहरी सूरदास की एक चर्चित रचना है। साहित्य लहरी का जो अंतिम पद है वो माना जाता है कि उसमें उन्होंने ऐसा उल्लेख किया है, अपने वंश का उल्लेख किया है, जिसमें वो चंद्रबरदाई की वंश परंपरा का स्वयं को बताते हैं। अगला प्रश्न है कि सुदामा चरित किसकी रचना है? जगन्नाथ दास रत्नाकर, सूरदास, नरोत्तम दास, द्वारिका प्रसाद मिश्र। तो दोस्तों सुदामा चरित जो है ये नरोत्तम दास की रचना है। विट्ठलनाथ ने बल्लभ संप्रदाय में किस तरह की पूजा पद्धति का समावेश किया? गोसाई विट्ठलनाथ जो कि बल्लभाचार्य के पुत्र व शिष्य थे, इन्होंने बल्लभ संप्रदाय में किस तरह की पूजा का समावेश किया? राधा की उपासना, युगलोपासना, कृष्ण की उपासना या कृष्ण के लोक रंजक रूप की उपासना? तो दोस्तों विट्ठलनाथ ने बल्लभ संप्रदाय में युगलोपासना का समावेश किया। युगलोपासना यानी राधा कृष्ण दोनों, युगल रूप। स्थित विशेष का पूरा दिग्दर्शन भी करे, घटनाक्रम का अभ्यास भी दे और साथ ही समुन्नत कोट के रूप सौंदर्य और भाव सौंदर्य की परिपूर्ण झलक भी दिखलाते जाएं, यह विशेषता हमें सूरदास में ही मिलती है। यह कथन है डॉक्टर नगेंद्र का, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो चार विकल्प हैं और ये कथन जो है दोस्तों आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का है, तीसरे विकल्प के रूप में जिनका नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है कि वेदांत परिजात सौरभ किसकी रचना है? वल्लभाचार्य की, हित हरिवंश की, निम्बारकाचार्य या रामानंद की? तो दोस्तों वेदांत परिजात
सौरभ जो है ये निम्बारकाचार्य की रचना है। 20वां प्रश्न है कि कुतुबन किसके आश्रित थे? सिकंदर लोदी के, हुसैन शाह, अकबर या शेर शाह के? दोस्तों कुतुबन, इनकी रचना है मृगावती। कुतुबन जो है हुसैन शाह के आश्रित थे, यानी दूसरे विकल्प के रूप में हुसैन शाह का नाम दिया गया है, तो ये सही है विकल्प। 21वां प्रश्न है कि पद्मावत है एक त्रासदी, एक जीवनी, एक ऐतिहासिक रचना, एक गेय काव्य? तो दोस्तों पद्मावत जो है ये एक त्रासदी मानी गई है, एक ट्रेजेडी मानी गई है पद्मावत। अगला प्रश्न है कि सूफी काव्य में सूफी संतों का मुख्य दर्शन है तसव्वुफ, कयामत, शरीयत, हनफी? तो दोस्तों सूफी काव्य में जो सूफी संत हैं उनका मुख्य दर्शन है तसव्वुफ। अगला प्रश्न है कि सूफी काव्यधारा की अंतिम रचना कौन सी मानी जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। सूफी काव्यधारा की अंतिम रचना इंद्रावती, अनुराग बांसुरी, आखिरी कलाम, मधुमालती? तो दोस्तों इंद्रावती जो है ये सूफी काव्यधारा की अंतिम रचना मानी जाती है। पद्मावत को प्रतीक काव्य किसने कहा? शंभुनाथ सिंह ने, डॉक्टर बच्चन सिंह ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा या डॉक्टर नगेंद्र ने? तो दोस्तों पद्मावत को प्रतीक काव्य कहने वाले विद्वान हैं शंभुनाथ सिंह। नवगीत परंपरा हिंदी में इन्होंने ही शुरू की थी। इन्होंने पद्मावत को प्रतीक काव्य कहा। अगला प्रश्न है कि पुरते निकसी रघुबीर वधु, धरि धीर दये, मग में डग द्वय? प्रस्तुत पंक्ति गोस्वामी तुलसीदास की किस रचना से उद्धृत है? बहुत ही चर्चित पंक्ति है इनकी कि पुरते निकसी रघुबीर वधु, धरि धीर दये, मग में डग द्वय। तो दोस्तों कवितावली, रामचरितमानस, गीतावली और बरवे रामायण, ये 4 विकल्प दिए गए हैं। तो पुरते निकसी रघुबीर वधु ये बड़ी चर्चित रचना है तुलसी की कवितावली। कवितावली में ये पंक्तियां कवितावली से उद्धृत हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कवियों का उनके जन्म समय के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? देव बिहारी भूषण मतिराम, बिहारी भूषण मतिराम देव, बिहारी भूषण मतिराम देव मतिराम, बिहारी मतिराम भूषण मतिराम देव? तो 4 विकल्प दिए गए हैं इसमें। तो देखा जाए तो ये जो दूसरा विकल्प है जिसमें बिहारी, फिर भूषण, फिर मतिराम और लास्ट में देव, तो ये जो 4 विकल्प 4 कवियों का नाम दिया गया है दूसरे विकल्प के रूप में, ये इनका सही अनुक्रम है दोस्तों जन्म के अनुसार। ये सभी रीतिकालीन कवि हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं में से केशवदास की कौन सी रचना अलंकारों पर आधारित है? रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रतन बावनी या विज्ञान गीता? तो दोस्तों कवि प्रिया एक ऐसी रचना है केशव की जो कि अलंकारों पर आधारित है। रचनाकार के व्यक्तित्व की समृद्धि की दृष्टि से आचार्य केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक किसने माना है? डॉक्टर नगेंद्र ने, आचार्य शुक्ल, जॉर्ज गियर्सन या डॉक्टर बच्चन सिंह ने? तो रचनाकार के व्यक्तित्व की समृद्धि की दृष्टि से केशव को रीतिकाल का प्रवर्तक मानने वाले हैं डॉक्टर नगेंद्र। नृपति नयन कमलनि वृथा, चितवत बासर जाहि, हृदय कमल में हरि लें, कमल मुखी कमलाएं? प्रस्तुत काव्य पंक्ति किस रचनाकार की है? मतिराम, पद्माकर, सेनापति या केशव? तो दोस्तों नृपति नयन कमलनि वृथा, चितवत बासर जाहि, हृदय कमल में हरि लय, कमल मुखी कमलाहि, यह जो पंक्ति है ये हिंदी के बड़े चर्चित कवि हैं मतिराम, मतिराम की ये प्रसिद्ध पंक्ति है। अगला प्रश्न है कि यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई दूसरी रचना नहीं, यह कथन किसका है? आचार्य शुक्ल, आनंदीलाल शर्मा, जॉर्ज ग्रियर्सन या मिश्र बंधु? तो दोस्तों यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष दूसरी रचना नहीं, यह कथन जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का है। प्रश्न पूछ रहा है कि रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि सेनापति का प्रिय अलंकार
उत्प्रेक्षा, उपमा, श्लेष या रूपक। तो 4 विकल्प दिए गए हैं और देखा जाए तो दोस्तों सेनापति का जो प्रिय अलंकार है वह है श्लेष। सेनापति वही सेनापति हैं जो रीतिकाल में अपने प्रकृति चित्रण के लिए जाने जाते हैं। भूषणकृत शिवराज भूषण में कुल कितने अलंकारों का विवेचन मिलता है? 300, 105, 205, 65। दोस्तों शिवराज भूषण में कुल 105 अलंकारों का विवेचन देखने को मिलता है। भारतेंदु ने कविता संवर्धनी सभा की स्थापना कब की थी? 1870 ईस्वी, 1872, 1880 और 1872 ईस्वी। ये दोबारा हो गया 1872 दो बार। तो दोस्तों भारतेंदु ने कविता संवर्धनी सभा की स्थापना जो है ये 1870 ईस्वी में की थी। 1870 ईस्वी में इन्होंने कविता संवर्धनी सभा की स्थापना की थी। भारतेंदु युग के विषय में किसने कहा कि पुनर्जागरण दो संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है? पंडित रामस्वरूप चतुर्वेदी ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी या डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो दोस्तों भारतेंदु युग के विषय में यह कथन कि पुनर्जागरण दो संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है, ये कथन है दोस्तों पंडित रामस्वरूप चतुर्वेदी का। बकरी बिलाप किसकी रचना है? प्रसिद्ध रचना है और बहुत बार परीक्षाओं में पूछी भी गई है। बकरी बिलाप किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र। तो दोस्तों बकरी बिलाप जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना चैतन्य महाप्रभु की पत्नी पर आधारित है? महत्वपूर्ण प्रश्न और रोचक प्रश्न। चैतन्य महाप्रभु जो पश्चिम बंगाल से जिनका संबंध था, चैतन्य महाप्रभु, उनकी पत्नी पर केंद्रित है विष्णुप्रिया रचना। मैथिली शरण गुप्त की रचना है विष्णुप्रिया। ये चैतन्य महाप्रभु की पत्नी पर केंद्रित है। अगला प्रश्न है कि अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का यह कथन निम्नलिखित में से किस लेखक के संबंध में है? मैथिली शरण गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, श्रीधर पाठक। तो दोस्तों अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का यह कथन जो है ये बाल मुकुंद गुप्त पर आधारित है, बाल मुकुंद गुप्त पर केंद्रित है। प्रश्न संख्या 38, राम की शक्ति पूजा कविता की प्रथम पंक्ति है। रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, कह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन, क्रम क्रम से हुए पार राघव के पंच दिवस, सब चले सदै राम की सोचते हुए विजय। तो दोस्तों राम की शक्ति पूजा कविता आपने यदि पढ़ी हो तो उसकी पहली पंक्ति है रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर। इस पंक्ति से इस कविता की शुरुआत होती है। कितने हृदयों के मधुर मिलन, क्रंदन करते मन विरह कोक। यह पंक्ति किस रचनाकार की है? जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत। तो दोस्तों कितने हृदयों में मधुर मिलन, क्रंदन करते मन विरह कोक, यह छायावाद के प्रसिद्धतम कवि जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी रचना है सावन पंचक, प्रथम प्रभात, झरना, लहर। तो दोस्तों छायावाद की प्रथम छायावादी जो रचना है वो प्रथम प्रभात मानी जाती है। प्रथम छायावादी रचना के यहाँ उल्लेख हो रहा है तो प्रथम प्रभात मानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी भवानी प्रसाद मिश्र की रचना नहीं है? भवानी प्रसाद मिश्र की कालजयी, अंतर्गत, नीली रेखा, आग का आईना। तो दोस्तों भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाओं की अगर बात करें तो कालजयी इनकी रचना नहीं है, बाकी अंतर्गत, नीली रेखा तक और आग का आईना
ये सभी रचनाएं भवानी प्रसाद मिश्र जी की हैं। दोस्तों अगली रचना है कि बलदेव खटिक किसकी रचना है। 4 विकल्प हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, लीलाधर जगूड़ी, कुंवर नारायण और जगदीश गुप्त। तो दोस्तों बलदेव खटिक बहुत ही चर्चित रचना है लीलाधर जगूड़ी की। उत्तराखंड के बहुत ही मशहूर बड़े ही प्रसिद्ध रचनाकार लीलाधर जगूड़ी, इनकी बड़ी चर्चित रचना है बलदेव खटिक। अगला प्रश्न है कि सिर पर जूता पैर में टोपी नई कविता को बदनाम किया तो एक संस्कार भी दिया। इस कविता के रचयिता कौन हैं? धूमिल, लक्ष्मीकांत वर्मा, श्याम परमार, लीलाधर जगोड़ी। तो दोस्तों लक्ष्मीकांत वर्मा का ये पंक्ति है कि सिर पर जूता पैर में टोपी ने नई कविता को बदनाम भी किया तो एक संस्कार भी दिया। किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज हैं? कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। शमशेर बहादुर सिंह, धूमिल, मुक्तिबोध, दिनकर। तो दोस्तों मुक्तिबोध की रचनाएं जो हैं ये स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज कही जाती हैं। नई नई काव्य धाराओं के अनेकानेक कवियों को प्रकाशित करके भी उनकी सर्वाधिक आलोचना के पात्र बन जाने वाले कवि हैं निराला, धर्मवीर भारती, रामविलास शर्मा और अज्ञेय। तो दोस्तों सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, इनके विषय में कहा जाता है कि नई नई काव्य धाराओं के अनेकानेक कवियों को प्रकाशित करके भी उनकी सर्वाधिक आलोचना के पात्र बन बैठे थे अज्ञेय जी। अगला प्रश्न है कि प्रयोगवादी व नई कविता के सलाका पुरुष कौन कहे जाते हैं? मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती, कुंवर नारायण या अज्ञेय। प्रयोगवाद व नई कविता के सलाका पुरुष सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय कहे जाते हैं। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, यह पंक्ति किसकी है? धूमिल की, मुक्तिबोध, निराला या नागार्जुन की। तो दोस्तों बहुत ही चर्चित पंक्ति है कि तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, यह पंक्ति जो है गजानन माधव मुक्तिबोध की है। दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1943 ईस्वी, 1951 ईस्वी, 1959 और 1979 ईस्वी। तो दोस्तों दूसरा तार सप्तक जो है ये 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। 1943 में तार सप्तक का प्रकाशन होता है और तीसरे तार सप्तक का प्रकाशन 1959 में, चौथे का 1979 ईस्वी में और दूसरे का प्रकाशन जो है दोस्तों 1951 ईस्वी में होता है। अगला प्रश्न है कि जमीन पक रही है काव्य संग्रह किसका है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह, रघुबीर सहाय या निराला का। तो दोस्तों जमीन पक रही है यह काव्य संग्रह जो है केदारनाथ सिंह का है। 50वां प्रश्न है कि कबीर के बाद हर विध्वंसकारी व जन विरोधी नीतियों को खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार हैं। तो दोस्तों कबीर के बाद विध्वंसकारी व जन विरोधी नीतियों को खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार बाबा नागार्जुन, बिहार की धरती के लाल कहे जाते हैं बाबा नागार्जुन। इनके विषय में ही कहा जाता है कि ये कबीर की तरह ये खुली चुनौती देते थे जन विरोधी नीतियों को। जन्मना कवि, प्रकृत्या घुमक्कड़ और विचारतः मूलतः मार्क्सवादी। कविता के लिए कोई भी विषय हो सकता है। घुमक्कड़ ऐसे कि कभी यहाँ कभी वहाँ, मूलतः मार्क्सवादी किंतु वह उसके बाहर भी झांक लेते हैं। नागार्जुन के विषय में उपयुक्त कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का, डॉक्टर नामोर सिंह, बच्चन सिंह या डॉक्टर मैनेजर पांडे का। तो बच्चन सिंह का ये कथन है दोस्तों कि जन्मना कवि, प्रकृत्या घुमक्कड़ और विचारतः मूलतः मार्क्सवादी। ये नागार्जुन के विषय में बच्चन सिंह का कथन है। भीष्म साहनी के बहुचर्चित उपन्यास तमस पर 1975 ईस्वी में उन्हें कौन सा सम्मान मिला? नोबेल पुरस्कार, ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी या मैग्सेसे अवार्ड। तो दोस्तों तमस पर 1975 में
साहित्य अकादमी सम्मान मिला था? इंग्लैंड से प्रकाशित होने वाले पत्र का नाम है आजकल, कादम्बिनी, हिंदुस्तान या चांद? दोस्तों इंग्लैंड से, इनमें से हिंदुस्तान पत्र जो है ये इंग्लैंड से प्रकाशित हुआ था, बाकी ये सभी जो है अपने यहाँ से ही प्रकाशित होते हैं। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर नगेंद्र की किस रचना पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, रीतिकाल की भूमिका, आस्था के चरण, रस सिद्धांत? दोस्तों डॉक्टर नगेंद्र की चर्चित रचना रस सिद्धांत है, इसी पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। स्त्री विमर्श की दृष्टि से इनमें से कौन सी लेखिका घोषित नारीवादी लेखिका के रूप में जानी जाती है? महादेवी वर्मा, प्रभा खेतान, चित्रा मुदगल या मन्नू भंडारी? दोस्तों प्रभा खेतान जो हैं ये घोषित नारीवादी लेखिका के रूप में जानी जाती हैं। यात्री मित्र के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन, सत्यदेव परिव्राजक, अज्ञेय, निर्मल वर्मा? तो दोस्तों यात्री मित्र जो रचना है इसके लेखक हैं पंडित सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, अज्ञेय। अगला प्रश्न है कि हिंदी का पहला रेडियो नाटक माना जाता है राधा कृष्ण, सपना अभी भी, सीमा रेखा, युग संधि? दोस्तों हिंदी का पहला रेडियो नाटक राधा कृष्ण को माना जाता है। एकलव्य के नोट्स किसकी रचना है? फणीश्वर नाथ रेणु, ममता कालिया, विवेकी राय, उपेंद्र नाथ अस्क की? तो ये चार विकल्प दिए गए हैं। एकलव्य के नोट्स दोस्तों ये फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। बाकी ममता कालिया की रचना एक पत्नी का नोट्स है, एक पति का नोट्स है ममता कालिया की रचना। पाथेय बनने दो किसका संस्मरण है? विष्णुकांत शास्त्री का, विद्यानिवास मिश्र का, महादेवी वर्मा व राम वृक्ष बेनीपुरी का? तो दोस्तों पाथेय बनने दो ये विष्णुकांत शास्त्री की रचना है। ब्योमकेश दरवेश के लेखक हैं डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, विष्णु प्रभाकर, प्रभा खेतान? दोस्तों ब्योमकेश दरवेश ये डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी की रचना है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? श्री गांधी, गणेश शंकर विद्यार्थी, मनीषी की लोक यात्रा, कविराज गोपीनाथ, अकाल पुरुष गांधी, अज्ञेय, हलचल के पंख, मोहन अवस्थी? तो दोस्तों इन चार विकल्पों में देखा जाए तो अकाल पुरुष गांधी ये अज्ञेय की रचना नहीं है, बाकी सभी रचनाएं और उनके सामने जो लेखकों का नाम दिया गया है ये सभी सुमेलित हैं। प्रश्न संख्या 62, निम्नलिखित में से कौन सा भाग आवारा मसीहा जीवनी का नहीं है? दिशाहारा, दिशा की खोज, दिशांत, दिशाहीन? तो दोस्तों दिशाहारा, दिशा की खोज, दिशांत ये तीनों आवारा मसीहा के तीन पार्टों के नाम हैं, तीन भागों के नाम हैं। ये दिशाहीन जो है ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी कमलेश्वर की आत्मकथा नहीं है? जो मैंने जिया, यादों का चिराग, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, जलती हुई नदी? तो दोस्तों मुड़ मुड़ कर देखता हूँ ये कमलेश्वर की आत्मकथा नहीं है, बाकी सभी जो मैंने जिया, यादों का चिराग, जलती हुई नदी ये सभी कमलेश्वर की आत्मकथाएं हैं। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ यही कमलेश्वर की आत्मकथा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना शरद जोशी की नहीं है? यत्र तत्र सर्वत्र, इन दिनों, जीप पर सवार झिल्लियां, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे? तो दोस्तों शरद जोशी की रचनाओं की बात की जाए तो इन दिनों दूसरे विकल्प के रूप में जो दिया गया है, इन दिनों ये शरद जोशी की रचना नहीं है, बाकी सभी रचनाएं शरद जोशी की हैं। नई कविता के प्रतिमान, लक्ष्मीकांत वर्मा, डॉक्टर नामोर सिंह? प्रश्न पूरा नहीं है, पूछा ही नहीं गया।
पूछा जा रहा है कि नई कविता के प्रतिमान किसकी रचना है। तो लक्ष्मीकांत वर्मा, नामवर सिंह, डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी और अशोक वाजपेयी, ये 4 नाम दिए गए हैं। तो दोस्तों नई कविता के प्रतिमान ये जो रचना है लक्ष्मीकांत वर्मा की है। महाकवि सूरदास किसकी रचना है? आचार्य नंदुलारे वाजपेयी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर बच्चन सिंह। तो महाकवि सूरदास दोस्तों आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी की रचना है। कविता की तीसरी आंख पुस्तक के लेखक हैं लक्ष्मीकांत वर्मा, मलयज, प्रभाकर सोत्रिय, जगदीश गुप्त। दोस्तों कविता की तीसरी आंख ये जो पुस्तक है प्रभाकर सोत्रिय की है। रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता, इस कथन के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, जयशंकर प्रसाद। तो दोस्तों रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता, ये जो कथन है ये डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। दोस्तों कविता की तीसरी आंख पुस्तक के लेखक लक्ष्मीकांत वर्मा, मलयज, प्रभाकर सोत्रिय, जगदीश गुप्त, ये 4 विकल्प दिए गए हैं। चारों विकल्पों में देखा जाए तो प्रभाकर सोत्रिय कविता की तीसरी आंख पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है कि रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता, इस कथन के लेखक हैं। दोस्तों इस कथन के लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र। विचार के क्षण निबंध किसका है? 4 विकल्प हैं डॉक्टर नगेंद्र, विजयेंद्र स्नातक, विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी और श्याम सुंदर दास। इन 4 विकल्पों में देखा जाए तो विचार के क्षण जो निबंध है वो विजयेंद्र स्नातक का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत चिंतामणि का प्रथम भाग कब प्रकाशित हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। 1939 ईस्वी, 1930 ईस्वी, 1929, 1949 ईस्वी। तो दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत चिंतामणि का प्रथम भाग 1939 ईस्वी में प्रकाशित होता है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा विकल्प गलत है? रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रसज्ञ रंजन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, रस सिद्धांत डॉक्टर नामोर सिंह, काव्य में रस डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित। तो दोस्तों इन 4 विकल्पों में देखा जाए तो तीसरा विकल्प रस सिद्धांत, इसके लेखक नामोर सिंह नहीं है। बाकी रस मीमांसा के आचार्य शुक्ल, रसज्ञ रंजन के महावीर प्रसाद द्विवेदी, काव्य में रस के डॉक्टर आनंद प्रसाद दीक्षित हैं। रस सिद्धांत डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। प्रश्न संख्या 71 पूछ रहा है कि चंद्र और सुधा की भावुकतापूर्ण करुण कहानी का चित्रण निम्नलिखित में से किस उपन्यास में हुआ है? 4 विकल्प हैं गबन, कठगुलाब, आमा, गुनाहों का देवता। तो चंद्र और सुधा ये भावुकतापूर्ण जो करुण कहानी है इसका चित्रण देखा जाए तो गुनाहों का देवता जो धर्मवीर भारती की रचना है इसमें देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार, यह कथन किसका है? मोहन राकेश, नामवर सिंह, संजीव, राजेंद्र यादव। तो दोस्तों नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार, यह कथन है राजेंद्र यादव का। सुदर्शन की पहली कहानी है कवि की स्त्री, बाप का हृदय, हार की जीत, एथेंस का सत्यार्थी। तो दोस्तों सुदर्शन हिंदी के बड़े कथाकार हैं। इनकी पहली कहानी है हार की जीत, तीसरे विकल्प के रूप में हार की जीत कहानी है सुदर्शन की पहली कहानी मानी जाती है। प्रश्न संख्या 74 पूछ रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने किस नाटक में बड़ौदा के गायकवाड़ राजघराने का वर्णन किया है? 4 विकल्प हैं भारत दुर्दशा, विशस्य विषमौसधम, नीलदेवी, विद्या सुंदर। तो दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र ने विशस्य विषमौसधम नाटक में बड़ौदा के गायकवाड़ राजघराने का वर्णन किया है।
अगला प्रश्न है कि आह वेदना मिली विदाई, मधुकरियों की मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई। प्रस्तुत नाट्य गीत प्रसाद जी के किस नाटक से लिया गया है? चार विकल्प हैं: स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, कामना। तो दोस्तों, आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन सिंचित, मधुकरियों की भीख लुटाई, ये जो नाट्य गीत है जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का अधूरा नाटक है? अंधेर नगरी, सती प्रताप, नील देवी, चंद्रावली। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का दोस्तों अधूरा नाटक है सती प्रताप। निम्नलिखित में से कौन उदय शंकर भट्ट का नाटक है? विद्रोहिणी अम्बा, चंद्रगुप्त मौर्य, दशाश्वमेध, मत्स्यगंधा। दोस्तों, दशाश्वमेध जो है ये उदय शंकर भट्ट का नाटक नहीं है पूछ रहा है। दशाश्वमेध जो है ये उदय शंकर भट्ट का नाटक नहीं है। बाकी विद्रोहिणी अम्बा, चंद्रगुप्त मौर्य और मत्स्यगंधा ये सभी उदय शंकर भट्ट के नाटक हैं। अगला प्रश्न है कि इतिहास इस बात का गवाह है कि इस महिमामयी शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए। यह कथन किस उपन्यास से लिया गया है? वाणिक भट्ट की आत्मकथा, चंद्रगुप्त, शतरंज के मोहरे, टेढ़े मेढ़े रास्ते। तो दोस्तों, इतिहास इस बात का गवाह है कि इस महिमामयी शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए। ये कथन है वाण भट्ट की आत्मकथा का, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। निम्नलिखित में से निराला जी का कौन सा उपन्यास अधूरा है? चोटी की पकड़, चमेली, काले कारनामे, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, सभी इसमें जितने भी विकल्प दिए गए हैं, चोटी की पकड़, चमेली, काले कारनामे, ये सभी निराला जी के अधूरे उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है कि ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले लेखक हैं? फणीश्वर नाथ रेणु, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद और किशोरी लाल गोस्वामी। तो दोस्तों, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ये तीसरे विकल्प के रूप में जिनका नाम दिया गया है, ये ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले लेखकों में गिने जाते हैं। साधारणीकरण आलंबनत्व धर्म का होता है। साधारणीकरण के संबंध में ये कथन किसका है पूछ रहा है? भरत मुनि का, आचार्य शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र या श्याम सुंदर दास का? तो दोस्तों, साधारणीकरण आलंबनत्व धर्म का होता है, ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न है कि मोम सा तन घुल चुका, अब दीप सा मन जल चुका है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पूर्णोपमा, लुप्तोपमा, मालोपमा या उत्प्रेक्षा? तो दोस्तों, इस पंक्ति में पूर्णोपमा अलंकार है। प्रश्न है कि शब्दालंकारों को अधम काव्य, अर्थालंकारों को मध्यम काव्य व गुणीभूत व्यंग्य व ध्वनि को उत्तम काव्य मानने वाले आचार्य हैं? मम्मट, आनंदवर्धन, भामह, दंडी। दोस्तों, मम्मट ये पहला विकल्प सही होगा। भरत द्वारा निर्दिष्ट सात्विक भावों का इनमें से कौन सा समूह सही है? रोमांच, स्वेद, अश्रु, वैवर्ण, वेपथु। रोमांच, स्तंभ, अश्रु, वैवर्ण, वेपथु। रोमांच, स्तंभ, अश्रु, प्रलय, वेपथु। रोमांच, रति, अश्रु, प्रलय, वेपथु। तो दोस्तों, इन चार विकल्पों में देखा जाए तो भरत मुनि द्वारा निर्दिष्ट जो सात्विक भाव हैं वो दूसरे विकल्प में दिए गए हैं: रोमांच, स्तंभ, अश्रु, वैवर्ण और वेपथु। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान के अनुसार सहृदय के चित्त का साधारणीकरण होता है? अभी प्रश्न आया था कि किसमें आलंबनत्व धर्म का साधारणीकरण होता है। इसमें पूछा जा रहा है कि सहृदय के चित्त का साधारणीकरण किस विद्वान के अनुसार होता है? तो दोस्तों, श्याम सुंदर दास के अनुसार सहृदय के चित्त का साधारणीकरण होता है। प्रश्न है कि लोको विद्या प्रकीर्णस्य काव्यांगानि, यह कथन किसका है? तो दोस्तों, लोको विद्या प्रकीर्णस्य काव्यांगानि, यह कथन है वामन का। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस विद्वान की कोई भी रचना उपलब्ध नहीं है? महत्वपूर्ण प्रश्न। उद्भट, रुद्रट, भट्टनायक और भट्ट लोलट। तो दोस्तों, भट्ट लोलट
की कोई भी रचना वर्तमान में उपलब्ध नहीं होती। कवि कंठाभरण किसकी रचना है? राजशेखर, क्षेमेंद्र, धनंजय, मम्मट। तो दोस्तों क्षेमेंद्र की रचना है कवि कंठाभरण। अगला प्रश्न है कि निर्दोषा लक्षणवती सरीति गुणभूषणा, यह कथन है वामन, जयदेव, दंडी, आनंदवर्धन। तो दोस्तों निर्दोषा लक्षणवती सरीति गुणाभूषणा, ये कथन है जयदेव का। अगला प्रश्न है कि विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। तो बहुत ही प्रसिद्ध सिद्धांत है विरेचन सिद्धांत। इसके प्रवर्तक हैं दोस्तों अरस्तु। पूछ रहा है कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनमें उसे समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। यह परिभाषा है बाबूराम सक्सेना, कामता प्रसाद गुरु, श्याम सुंदर दास, उदय नारायण तिवारी। तो दोस्तों जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। ये कथन है बाबूराम सक्सेना का। निम्नलिखित में से किस भाषा की शब्दावली तद्भव बहुला है? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, गढ़वाली। दोस्तों अवधी जो है ये तद्भव बहुला भाषा कही जाती है। कच्चायन किस भाषा के सर्वप्रधान वैयाकरण हैं? दोस्तों कच्चायन पाली भाषा के सर्वप्रधान वैयाकरण माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि देवनागरी लिपि में अ की 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया? 4 विकल्प हैं कामता प्रसाद गुरु, श्याम सुंदर दास, काका कालेलकर और आचार्य नरेंद्र देव। तो आ की 12 खड़ी का सुझाव देने वाले थे दोस्तों काका कालेलकर। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में अंकों का स्वीकृत रूप है। 4 विकल्प हैं विशुद्ध हिंदी के अंकों को, भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप को, रोमन अंकों को, उपयुक्त सभी को। तो भारतीय संविधान में अंकों का जो स्वीकृत रूप है दोस्तों वो भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो दोस्तों ये 4 विकल्प दिए गए हैं। इसमें दूसरा विकल्प जो है ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि और देवनागरी लिपि, ये विकल्प जो है अपने आप में सही है। प्रश्न संख्या 97 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली उकार बहुला है? उकार बहुला, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, पश्चिमी हिंदी। तो दोस्तों पश्चिमी हिंदी जो है जिसमें कौरवी, ब्रज, बांगरू, कन्नौजी, बुंदेली आती है, ये उकार बहुला है। प्रश्न है कि पारिभाषिक शब्दावली कौन निर्धारित करता है? राजभाषा विभाग, भाषा वैज्ञानिक, भाषा सर्वेक्षण विभाग, देश की संसद। तो दोस्तों पारिभाषिक शब्दावली देश की संसद नहीं निर्माण करती है, भाषा वैज्ञानिक बनाते हैं पारिभाषिक शब्दावलियों को। ये विद्वानों का काम है दोस्तों, सरकार का काम नहीं है। निम्न में कौन मध्य स्वर है? आ, अ, ए, ई। दोस्तों मध्य स्वर की बात की जाए तो इसमें अ जो है ये मध्य स्वर है। रोहन कुमार दौड़ में प्रथम स्थान पर आया है। इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा है दौड़, रोहन, प्रथम स्थान, आया। दोस्तों रोहन कुमार दौड़ में प्रथम स्थान पर आया है, इसमें भाववाचक संज्ञा है दौड़। मेढकी को जुकाम होना का अर्थ है बिना योग्यता के योग्य होने का नाटक करना, अनहोनी होना, बहुत अधिक बारिश होना, बहुत अधिक ठंड लगना। तो दोस्तों मेढकी को जुकाम होने का मतलब है बिना योग्यता के योग्य होने का नाटक करना। प्रश्न संख्या 102, किसी का पति यदि दूसरी स्त्री से विवाह कर ले तो उसे क्या कहते हैं? विधवा, अध्यूढ़ा, खंडिता, परित्यक्त। दोस्तों पत्नी रहते हुए यदि कोई दूसरी स्त्री से विवाह कर लेता है तो उसे उस स्त्री को जो है अध्यूढ़ा कहते हैं। किसी का पति यदि दूसरी स्त्री से विवाह कर लेता है तो उसे अध्यूढ़ा कहते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि मेरा नाम श्री सुरेश कुमार जी है। इस वाक्य में अशुद्ध अंश है श्री सुरेश कुमार जी। दोस्तों अपने नाम में श्री और जी लगाना उचित नहीं है।
प्रश्न संख्या 103, उत्तर रामचरितम में कौन सा अंक छायांक कहलाता है? तो दोस्तों तीसरा अंक जो है उत्तर रामचरितम का, ये छायांक कहलाता है। अगला प्रश्न है कि भारवी के पिता का क्या नाम था? श्रीधर, श्रीकंठ, श्रीहरि, जयचंद। दोस्तों भारवी संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, इनके पिता का नाम था श्रीधर। अगला प्रश्न है कि कालिदास ने अपनी किस रचना की प्रस्तावना में महाकवि भास का उल्लेख किया है? अभिज्ञान शाकुंतल, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, मेघदूतम। दोस्तों कालिदास ने मालविकाग्निमित्रम में महाकवि भास का उल्लेख किया है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कवि की वाणी नारिकेल के फल के समान कही जाती है? नारिकेल का फल यानी नारियल का फल। दोस्तों भारवी की जो वाणी है ये नारिकेल के फल के समान कही जाती है, बाकी कालिदास, श्रीहर्ष, माघ ये विकल्प गलत है। अगला प्रश्न है कि राधा जा रही है, इस वाक्य का संस्कृत अनुवाद होगा राधा गच्छति, राधा गच्छन्ति, राधा गच्छसि अस्ति, राधा गच्छन्ति अस्ति। दोस्तों चौथा विकल्प राधा गच्छन्ति अस्ति, राधा जा रही है का ठीक संस्कृत अनुवाद होगा। अगला प्रश्न है कि अनुर्लक्षणे सूत्र विधायक है गति संज्ञा का, अव्यय का, कर्म प्रवचनीय संज्ञा का, निपात संज्ञा का। तो अनुर्लक्षणे सूत्र जो है दोस्तों ये कर्म प्रवचनीय संज्ञा का विधायक है। संबोधने च सूत्र से कौन सी विभक्ति होती है? दोस्तों संबोधने च सूत्र से प्रथमा विभक्ति होती है। प्रश्न संख्या 110 पूछ रहा है कि परोक्ष भूतकाल, पराभूतकाल, अति प्राचीन भूतकाल के लिए प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों परोक्ष भूतकाल कहिए या पराभूतकाल या अति प्राचीन भूतकाल, इसके लिए लिट लकार का प्रयोग होता है। बाकी लंग, लिट और लोट ये गलत है। अगला प्रश्न है कि आत्मन शब्द का चतुर्थी विभक्ति द्विवचन में रूप होगा आत्मने, आत्माभ्याम, आत्मनो, आत्मभ्याम। चार विकल्प हैं दोस्तों, इसमें दूसरा विकल्प आत्माभ्याम ये आत्मन शब्द के चतुर्थी द्विवचन का रूप होगा। अगला प्रश्न है कि युधिष्ठिर में कौन सा समास है? अलुक, कर्मधारय, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव। तो दोस्तों युधिष्ठिर में अलुक समास पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि मतिराम वृंद बिहारी रश्निध आदि की सतसइयों का संकलन बिहारी सतसई सप्तक में हुआ है। माफ कीजिएगा, मतिराम वृंद बिहारी रसनिध आदि की सतसइयों का संकलन सतसई सप्तक में हुआ है, जिसके संकलन करता हैं श्याम सुंदर दास, अंबिका दत्त व्यास, डॉक्टर नगेंद्र, पीताम्बर दत्त बड़थवाल। तो दोस्तों श्याम सुंदर दास इन सभी सतसईकारों की सतसइयों के संकलन करता है। सुफलक सुत ये ब्रह्मगीत परंपरा में सूरदास के पदों में भी आया है ये शब्द सुफलक सुत। पूछ रहा है कि सुफलक सुत का अर्थ क्या है? अक्रूर, उद्धव, सूरदास, कृष्ण। दोस्तों सुफलक सुत अक्रूर के लिए आया हुआ शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अविकारी है? राम, अचानक, निर्मल, मंदिर। दोस्तों यहाँ अविकारी शब्द अचानक है। अगला प्रश्न है भेद की दृष्टि से पदबंध यानी वाक्यांश कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों भेद की दृष्टि से जो पदबंध हैं ये 8 प्रकार के होते हैं। प्रश्न संख्या 117 संविधान की किस धारा के अनुसार संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाता है? दोस्तों धारा 120 संविधान की जो है इसमें इसके अनुसार संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि आजीविका साधक हिंदी के रचयिता का नाम क्या है? तो दोस्तों आजीविका साधक हिंदी के रचयिता का नाम पूर्णचंद टंडन है। प्रश्न संख्या 120 जो बात अन्य विभक्तियों से कहने की न इच्छा हो उसमें किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों षष्ठी से एक सूत्र है, तो उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। 120 प्रश्न संख्या पूछ रहा है कि कर्म के उक्त होने पर कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? यदि कर्म उक्त है तो कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? तो दोस्तों कर्म के उक्त होने पर कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। अगला प्रश्न है कि गोधूम
चड़कम में समास है? दोस्तों, गोधूम चड़कम में इतरेतर द्वंद्व समास है। प्रश्न संख्या 122, नैषधीय चरितम में कुल सर्गों की संख्या कितनी है? दोस्तों, नैषधीय चरितम में कुल सर्गों की संख्या है 22। अगला प्रश्न है कि दुर्वासा के लिए सुलभ कोपो महर्षि अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक में कहा गया है? दोस्तों, दुर्वासा के लिए सुलभ कोपो महर्षि ये चौथे जो चतुर्थ अंक है, बड़ा प्रसिद्ध अंक है अभिज्ञान शाकुंतलम का, उसी में ये कहा गया है। प्रसन्न राघव किस विधा की रचना है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों, प्रसन्न राघव एक नाटक है। और अंतिम प्रश्न है इस मॉडल पेपर का कि निष्फल न होने वाला कहलाता है अजेय, अमोघ, सर्वजीत, ब्रह्मास्त्र। तो दोस्तों, निष्फल न होने वाला अमोघ कहलाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।